Bismillahirrahmanirrahim. Today we have to start organic chemistry. In this lecture, we will know the very basic concepts about organic chemistry, about organic compounds, about hydrocarbons, the sources of organic compound, and much more. Let's start. What is organic chemistry? We know that there are 8 branches of chemistry. Organic chemistry is one of them. Organic chemistry, नामियाती कीमिया. Organic chemistry can be defined as the study of compounds obtained from living organism. It is the ancient definition of organic chemistry. The study of compounds obtained from living organism. This is the first definition, and it is also the ancient definition of organic chemistry. Organic chemistry can also be defined as study of carbon compounds except CO, CO2, bicarbonate ion and carbonate ion. Organic chemistry की डिफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. ये तीनों तकरीबन सेम है, कोई थोड़ा सा डिफरेंस है, बट द मोस्ट वैलिड डिफिनेशन इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ ऐसे करते थे कि वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट होते हैं, उस कंपाउंड्स, उन केमिकल्स के स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. लेकिन बाद में ये बात गलत हुई, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी एक आइडिया था जो आज से तकरीबन 3000 साल पहले एरिस्टोटल ने दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. बहुत कई सालों तक ये नजरिया अच्छा रहा, लेकिन 1828 में जर्मनी के एक केमिस्ट जिसका नाम फ्रेडरिक वोलर है, उसने अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको लेबोरेटरी में हीट किया और वाटर के साथ. तो जब उसने हीट किया, वाटर इवापोरेट हुए, तो उससे यूरिया बन गया. यूरिया कैसा बना? उसने अमोनियम साइनाट एक बीकर में लिया. सपोज उसने अमोनियम साइनाट एक बीकर में लिया, उसमें वाटर डाले H2O, इसको हीट किया, और जब हीट किया तो वाटर इवापोरेट हुए और वाइट सा सॉलिड बना, वाइट सा सॉलिड. इस वाइट सॉलिड को उसने एनालाइज किया. जब इसको एनालाइज किया तो मज़ीद पता चला कि ये अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, बल्कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये यूरिया है. तो इस वजह से 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी, जो तकरीबन 3000 साल तक कायम रही, उसको गलत साबित कर दिया गया और वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई. इसके बाद एक और जर्मन साइंटिस्ट कोलबे ने 1945 में एसिटिक एसिड बनाया. एसिटिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड विनेगर. इसको क्या कहते हैं? विनेगर. इसको आल्सो हम पश्तो में कहते हैं सरका, देता सरका हमवाई. सरका 1945 में कोलबे ने पहले में सिरका या विनेगर प्लांट्स की छाल से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन 1945 में कोलबे ने कार्बन डाइसल्फाइड CS2, विच इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी क्लोरीनेशन और डिकम्पोजिशन की मदद से एसिटिक एसिड बनाया.
तो फिर किया था कि बस साइंसदानों की लाइन लग गई और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में बनाते रहे। आज तक तकरीबन more than 8 million organic compound have been discovered and also discovering. So this was the main problem for chemists before Friedrich Wöhler, that they were concluding that organic compound cannot be prepared in the laboratory. That is why Friedrich Wöhler is also called the father of organic chemistry, क्योंकि फ्रेडरिक वोलर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद डाली। उसके बाद सारे लोगों ने कोशिश करना शुरू किया और अभी तक बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं। इसके अलावा वी से दैट द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो आप हैरान होंगे कि there are 118 elements in the periodic table. So why we do not say that sodium chemistry, hydrogen chemistry, and there is a separate branch for carbon compounds? Why not for sodium compound, hydrogen compound, oxygen compounds? तो इसका आंसर ये है कि कार्बन में 3-4 खसूसियात है जो इसको दूसरे एलिमेंट से मुमताज बनाता है। द फर्स्ट वन, कार्बन को अल्लाह ताला ने ऐसी हैसियत दी है कि अगर हम कार्बन को निकालें तो दुनिया के तकरीबन 99% केमिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में तकरीबन 99% केमिकल्स कार्बन से बने हैं या कार्बन उसमें मौजूद है। इसके अलावा कार्बन में एक दूसरी एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड केटिनेशन। केटिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स दैट मे बी स्ट्रेट और ब्रांच, बट कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा केमिकल्स या कंपाउंड्स मौजूद है। तो आप कहेंगे कि यार ये तो कार्बन जो कि ग्रुप या फैमिली 4 में है, तो ग्रुप 4 में तो फिर सिलिकॉन भी है, दूसरे एलिमेंट्स भी है, तो वो क्यों ना इसके साथ या इस जैसा अमल कर सकते हैं। तो इसके 2 वजूहात है। नंबर 1, कार्बन हैज स्मॉल साइज। कार्बन हैज अ स्मॉल साइज। द कार्बन साइज वड़ुकिदे पदे वजबान दे साइज वड़ुकी नुमंगोई कोवेलन बांड बजोड़ेगी और कोवेलन बांड कार्बन डेर पासाना जोड़ई जका छिदे पखपल ग्रुप के पटाप बांध दे और द साइज द नोर पर निस्बत बांधे वड़ुकिदे। नंबर 2, it has 4 valence electron and also the other members has 4 valence electron. So why it form a large number of compounds? Because its size is small and it can share the electrons, while the elements that has large size, they do not share electron but they prefer to lose electron. That's why carbon has a large number of compounds according to other group members or other elements. इसके अलावा पहले ज़माने में जितने भी कंपाउंड थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे। मिसाल के तौर पर कॉटन, पिछले दौर में या सहाबा के दौर में प्योर कॉटन होता था और उस कॉटन से कपड़े बनाए जाते थे, या सिल्क रेशम जो सबसे ज़्यादा चीन में प्रोड्यूस होता था और शाहराह रेशम के ज़रिए अफगानिस्तान और फिर दूसरे ममालिक में जाता था। दैट्स वाई द चाइना पाकिस्तान रोड और हाईवे इज कॉल्ड शाहराह रेशम। तो उस वक़्त में एक कपड़ा लाखों रुपए में बनता था, इसीलिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के साथ एक कपड़ा होता था, उसको धोते थे, फिर उसको इस्तेमाल करते थे, फिर धोते थे। लेकिन उस वक़्त में जो अमीर लोग होते थे तो उसके साथ कपड़े ज़्यादा होते थे और अमीर लोग अपने कपड़े को अपने टेखनियों को कपड़ों में तकब्बुर की वजह से कपड़े टेखनों से नीचे जाते थे,
तो फिर उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने कपड़ों में टिखनों को, यानी अपने कपड़े टिखनों के नीचे मत लगाओ, क्योंकि इस पर अजाब है। क्यों अजाब है? क्योंकि उस दौर के जितने भी अमीर लोग होते थे तो वो तकब्बुर के बिना पर, तकब्बुर के लिए, तकब्बुर की वजह से अपने कपड़ों को टिखनों से नीचे ले जाते थे। इसलिए इस्लाम में टिखनों को कपड़ों में या कपड़ों में कीफ रखना या मतलब अपने कपड़े टिखनों के नीचे ले जाना हराम है और ये भी एक बड़ी गुनाह है। नाउ इसके अलावा हम बात करते हैं रेशम की। तो रेशम चाइना में बनता था, सिल्क। अभी भी अगर हम बाजार में जाए तो वहाँ पर हमें रेशम के कपड़े मिल सकते हैं, लेकिन उस वक़्त में प्योर कॉटन था। जब फ्रेडरिक कोलबे ने लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना शुरू किया तो फिर किया था कि भी कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं। अगर आप सिरका का बोतल भी उठा ले घर में तो उसमें लिखा होता है सिंथेटिक एसिटिक एसिड या सिंथेटिक विनेगर। हम कोई भी चीज़ ले ले तो फिर अभी तक जो है ना उसमें सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन होता है या लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में बन जाता है। इसलिए अभी इस दौर में लोगों के पास कपड़े भी ज़्यादा है और केमिकल भी ज़्यादा है, लिहाजा वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हुई और 1928 एंड 1945 के पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रो हो गई और कारखाने बन गए, लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना शुरू कर दिए। नाउ वी आर कमिंग टू सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिल सकते हैं, हम इसको कहाँ ढूंढेंगे और ये हम कहाँ कहाँ ढूंढ कर हासिल कर सकते हैं। तो देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द फर्स्ट वन इज कूल। सबसे पहला जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है कूल। कूल क्या है? क्या आपने कभी कूल देखा है? ये वो कूल नहीं जो हम बाजार से लेते हैं बारबेक्यू के लिए। ये कूल असल में अंडरग्राउंड होता है और उसके बड़े बड़े कान होते हैं, बड़े बड़े माइन होते हैं। तो उन माइन को हम डिगिंग करते हैं, फिर कूल निकलता है और इस कूल को फिर हम निकालते हैं और इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। तो कूल के 3 मेन टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम कैसे जानेंगे कि ये लिग्नाइट है? ये जब ज़मीन से निकलता है तो इसका कलर लाइट ब्राउन, इट इज़ वेरी सॉफ्ट लाइक स्पंज। ये एक स्पंज की तरह सॉफ्ट होगा, इसका कलर लाइट ब्राउन होगा, इसमें इम्प्योरिटी होगा। और मज़ीद मज़े की बात यह है कि ये नॉन फ्लेमेबल होगा, लिहाजा इट इज़ यूजलेस। इससे हम एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। द सेकंड वन कूल फॉर्म इज बिटूमिन। बिटूमिन और लिग्नाइट में फ़र्क है कि लिग्नाइट लाइट ब्राउन, बिटूमिन डार्क ब्राउन इन कलर। इट ऑल्सो हैज़ impurities, but the lignite is very soft and bitumen is soft। ठीक है ना? इट इज़ ऑल्सो यूजलेस बिकॉज ये नॉन फ्लेमेबल है, ये आग नहीं लेता, आग नहीं पकड़ता, लिहाजा ये भी इस्तेमाल का नहीं। द थर्ड वन इज एंथ्रासाइट। कूल को 3 हिस्सों और 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। द थर्ड वन इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट विल बी डार्क इन कलर, will be dark in a color. It will have no impurity. It will be hard like stone. It will be hard like stone. It is flammable. ये आग पकड़ता है, इसलिए इसको हम बतौर फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आग के इंजन में, आग के रेलगाड़ी वगैरह में हम इसको बतौर फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। So these are the 3 types of coal.
You should remember that the biggest coal mine, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल की जो खान है वो पाकिस्तान में है, तर के मकाम पर। तर आज से तकरीबन 10 साल पहले जब हुकूमत को पता चला तो उसने तर प्रोजेक्ट शुरू किया। तर प्रोजेक्ट में उसने कान कुन्नी शुरू की और वो जगह ढूंढ लिया जिसमें कूल मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से जब वो कूल चिक की तो वो कूल एंथ्रासाइट नहीं थी, वो कूल थी बिटूमिन। एंड बिटूमिन हैज़ नो इम्पोर्टेंस, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज फ्यूल और एनर्जी सोर्स बिकॉज इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी ये आग नहीं पकड़ती। तो बस ये पाकिस्तान की बदकिस्मती थी। द सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेचुरल गैस। इज अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ CH4, मीथेन, ईथेन, C2H6 and C3H8। इन नेचुरल गैस CH4 तकरीबन 80 to 85% होगी। This is the composition of natural gas, and ethane and butane round about 15% मौजूद होंगे। तो नेचुरल गैस से हमें ये तीनों और इसके साथ साथ ब्यूटेन, फेंटेन वगैरह के कुछ मिल सकता है। ये पॉइंट याद रखें कि CH4 को मार्श गैस अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में आता है। व्हाट इज मार्श गैस? CH4 को मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि जब डेड ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन करते हैं बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं और उस एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए मार्श गैस यानी CH4 बन जाता है, इसलिए इसको मार्श गैस कहते हैं। द थर्ड वन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड पेट्रोलियम। ये बात जहन में रखें कि पेट्रोलियम और पेट्रोल जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, मोटर कार वगैरह में अलग चीज़ें हैं। पेट्रोलियम इज अ ब्लैक लिक्विड obtained from the earth. It is also called crude oil or liquid gold. Petroleum is the major source of organic compound. सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं और पेट्रोलियम की जिस जगह से निकलता है तो उस जगह के बाद जिसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बिना पर इससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग हो जाता है ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। द फर्स्ट वन डोमेस्टिक फ्यूल। व्हेन पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो इससे गैस खारिज होता है, गैस निकलता है और दैट गैस इज कॉल्ड डोमेस्टिक फ्यूल। इसमें C1 to C4 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की मिकदार 1 से लेकर 4 तक हो। मिसाल के तौर पर CH4 1 कार्बन है, C2H6 2 कार्बन है, C3H8 3 कार्बन है एंड C4H10 4 कार्बन है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो ये 4 गैसेस अलग हो जाते हैं। इसके बाद गैसोलीन, दिस इज द रियल पेट्रोल दैट वी यूज इन आवर कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स, not petroleum. Petroleum is a mixture of organic compound, while petrol is a distinct thing that is obtained from the fractional distillation of petroleum. Gasoline, we say this petrol, इसको हम पेट्रोल कहते हैं। गैसोलीन को मोटर ऑयल भी कहते हैं। गैसोलीन में कार्बन की मिकदार C7 से लेकर C12 तक होगी। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से केरोसिन भी हासिल हो सकती है। केरोसिन को मिट्टी की तेल भी कहते हैं और ये जेट फ्यूल वगैरह में, जेट इंजन्स में, जेट जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। इसमें कार्बन की मिकदार C12 से लेकर C15 तक होगी। इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मज़ीद चीज़ें भी अलग हो सकती है, लेकिन हमने ये बताए। और आखिर में जब पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन होती है तो रिसिडियो निकलता है, तह तक बैठती है, जिसको हम रिसिडियो कहते हैं, लाइक asphalt, coal tar and वसलैन वगैरह। So this was the lecture about organic chemistry and sources of organic compounds.